ओम शांति। आप सभी गोदरेज गार्डन सिटी अहमदाबाद और उसके साथ नज़दीक के एनक्लेव्स अपार्टमेंट्स, यहाँ से जो भी स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, कभी कभार या ऑनलाइन इस स्पिरिचुअलिटी से, प्यारे पिता के ज्ञान से, मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए आज जो विषय, जो टॉपिक मुझे दिया गया है, उस पर बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हम आज सुनेंगे, करेंगे। ये चर्चा इसलिए है ताकि हमारी लाइफ का वो सिस्टम बन जाए। लाइफ स्टाइल में आने के लिए कोई भी चीज़ में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। कभी कभार कोई चीज़ की एक्टिंग करनी हो तो इजी है, लेकिन वो नेचुरल बन जाए इसके लिए थोड़ा ज़्यादा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए शब्द थोड़े से मुश्किल हैं सुनने में। चरित्र निर्माण, उससे मानसिक विकृतियाँ और समस्याओं का समाधान। आप सोचिए कि हमेशा ही समस्याएं कमज़ोर मन की उपज है। किसी के लिए गर्मी में यात्रा करना, सफ़र करना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और कोई इसको एंजॉय करता है। कोई भी प्रॉब्लम आपके डिपार्टमेंट में, आपके ऑफिस में आती है, कोई प्रोजेक्ट है जो आप सबको दिया जाता है, किसी के लिए वो टेंशन का विषय बन जाता है, वो भी एक समस्या बन जाती है। और किसी के लिए वो एक्सपीरियंस होता है कि कुछ और नया सीखने को मिलेगा और कोई उसको भी बहुत एंजॉय करता है। अब आप सोचिए कि इट मीन्स कि बाहर से आने वाली कोई भी समस्या या दुनिया में फैली हुई कोई भी परिस्थितियाँ सभी के लिए एक जैसा प्रेशर, एक जैसा टेंशन नहीं लेकर आती है। इट मीन्स उनको झेलने वालों में जो रेजिलियंस है, जो शक्ति है, स्पिरिट है, जीवन शक्ति जैसे शरीर में काम करती है, ऐसे आत्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हमारे चरित्र में काम करती है। वो सबकी अलग अलग है, तभी तो हर एक प्रॉब्लम के लिए, परिस्थिति के लिए रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। आप सब समझ सकते हैं, जब आप छोटे थे तो घर में एक कॉकरोच आ जाना, बड़ा सा एक छिपकली दीवार पर दिखाई दे जाना, बच्चे के लिए वो भी एक समस्या थी। बिना तैयारी के एग्ज़ाम देने पड़ जाएं, बहुत समस्या थी। अचानक टीचर स्कूल में टेस्ट अनाउंस कर दे कि कल ही टेस्ट है और आपको कल ही कहीं जाना था और आज कहीं घूमने जाना था, तो ये भी आपको बहुत बड़ी समस्या लगेगी। तो आप सोचिए कि इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, ये उस लेवल पर उस समय जो प्रॉब्लम लगती थी, आज वो मजाक या खेल लगता है। छोटी उम्र में, अपनी टीन एज में जिन बातों से हम इमोशनली हर्ट हो जाया करते थे, वो हमें खराबियां लगती थी। समाज में, घर में, सब में हमें परेशानी पैदा करने वाली चीज़ें महसूस होती थी। आज वो खेल लगता है, ड्रामा लगता है, छोटी छोटी बात लगती है। इट मीन्स कि हमारे अंदर शक्ति कम होना या शक्ति ज़्यादा होना, ये समस्या को आंकने का तरीका है। हम हमेशा किसी भी, हर व्यक्ति अपने लेवल पर समस्या को देखता है। बाहर से जो दिखाई देने वाली टेंशन्स हैं, वो ये नहीं समझता कि ये मेरी ही कोई मानसिक कमज़ोरी है, मानसिक विकृति है जिसका ये नुकसान हो रहा है। हम उस देश के रहने वाले हैं, हम उस समाज के रहने वाले हैं जहाँ आज भी वैल्यूज़ को बहुत वैल्यू दी जा रही है। आज भी हम समझते हैं कि सच्चरित्रवान होना ज़रूरी है,
चरित्र जितना ऊंचा है, आपके परिवार में बहुत रॉयल्टी है, प्योरिटी है, और आपने उस प्योरिटी चेस्टिटी को मेंटेन करके रखा है। उसके अतिरिक्त आपस में, परिवार में, रिश्तों में स्नेह है, रिस्पेक्ट है, ईमानदारी और वफादारी घर और संगठन में दिखाई दे रही है। आपकी बहुत सारी संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में जो वैल्यूज़ हैं वो परिवार में दिखाई देने वाली, यूज़ होने वाली वैल्यूज़, ऑफिस में, पर्सनल लेवल पर जो आपको एम्पावर करती हैं वो वैल्यूज़, ये सब अलग अलग हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो एक कॉमन चीज़ काम करती है, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स जो स्पिरिट से जुड़ी हुई है। शरीर से जुड़ी हुई चीज़ फिजिकल होती है। स्पिरिचुअल का अर्थ है कि कोई भी वो चीज़ें जो हमें आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है, जो गुण अपने में इम्बाइब करके हमें ये फील होता है कि आप धनवान हैं, आप पावरफुल हैं। अच्छा, धनवान देखो कैसा होता है, जिसकी इनकम ज़्यादा है, जिसके पास धन ज़्यादा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लेबर महंगी हो गई है, या राशन चीज़ें महंगी हो गई, या पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, क्योंकि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से जिनके पास गुणों और शक्तियों की इनकम ज़्यादा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में टेंशन ज़्यादा है, मेरे बारे में लोगों ने ये बोला, वो लोग ऐसे हैं, उनके चरित्र में गिरावट है, वो लोग करप्ट हैं, वो लोग ऐसे हैं, कि वो तुम पर कोई इफ़ेक्ट डाल देंगे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी अपनी वैल्यूज़, स्पिरिचुअलिटी एंड पावर्स की इनकम ज़्यादा है। जिसकी स्थिति अच्छी है, स्थिति अपने आप में कमाई है, तो जिसकी स्थिति अच्छी है उसको वो सारी चीज़ें कोई फ़र्क नहीं डालती कि कौन मेरी बेइज्जती कर रहा है, कौन मेरे लिए ऐसे बोल रहा है, किसने ऐसा किया, किसने कब कब इस तरह से मेरी इंसल्ट की थी। कोई फीलिंग आना, गुस्सा आना, मूड ऑफ होना, ये सब गरीबी की निशानी है। जिनकी इनकम कम है, कमाई कम है, उनके साथ ऐसा होता है। तो इसीलिए धनवान या चरित्रवान बनना अपने आप में बहुत बड़ी इनकम जनरेट करने का तरीका है। कैसे करेंगे ये? आप सोचिए कि एक बहन रोज़ यहाँ मेडिटेशन सीखने आ रही थी, 6-7 दिन हुए उसे। तो उसने बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में बॉटनी पढ़ाती हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, और जैसे ही मैं घर से निकलकर यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, वहाँ बहुत अच्छा मान सम्मान, प्यार, इज्जत मुझे मिलता है। सब कुछ वहाँ मिल रहा है मुझे। अब आप सोचिए कि जैसे ही मैं वहाँ से घर में आती हूँ, तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, वो इतनी टॉन्टिंग करते हैं, बात बात में मेरी इंसल्ट करते हैं, मुझे हर्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं घर में आऊँ ही नहीं, मैं वहीं बैठी रहूँ। जो कुछ मुझे वहाँ मिलता है वो सारा का सारा नशा, खुशी वो उतार देते हैं। इतना मुझ पर टॉन्टिंग करते हैं और ऐसा करते हैं। अब आप सोचिए कि क्या चीज़ उसे बढ़ानी पड़ेगी अपने अंदर। मेडिटेशन से ये फ़ायदा हुआ धीरे धीरे उनकी लाइफ में। हमने आपस में डिस्कस की ये बातें कि दरअसल जो बाहर इज्जत, प्यार मिलता है वो कमाई है। और वो कमाई क्या है? रोज़ की 3-4 घंटे की या डेली की कमाई है, समझो 400-500 रुपए। घर में वो लोग बैठे हैं जिन्होंने आपको कर्जा दे रखा है 10 लाख रुपए। वो 10 लाख रुपए लेने वाले आपके घर में बैठे हैं जिन्होंने कर्मों का हिसाब किताब लेना है। आप 500-600 रुपए कमा के लाते हैं, वो छीन लेते हैं। फिर आप अगले दिन 500-600 रुपए इज्जत, प्यार कमा के लाते हैं, वो छीन लेते हैं।
क्या किया जाए? वो हैं जिनका कर्जा आपको चुकाना ही है, तो क्या किया जाए? आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, और इनकम बढ़ाने का तरीका है करेक्टर पावरफुल बनाना, चरित्र निर्माण। किस तरह से करेंगे? उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम वापस कर सकें, इसके लिए हमें अपनी दुआएं देना, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, ज़्यादा प्यार देना, ये करना है। लेकिन ये आप कैसे कर सकेंगे? थोड़ा सा तो लेकर आते हैं, ये अंदर जेनरेट होता है। ये आपके अंदर जो रिस्पेक्ट देने का भाव है, रिस्पेक्ट, लव, प्रशंसा देना, सुख देना, ये सब आपकी अपनी दौलत है जो आपके अंदर है और आप दे सकते हैं। जितना आप उनको ज़्यादा देते जाएंगे, देने से कर्जा जल्दी उतर जाएगा। तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी। इनकम बढ़ाने का तरीका है कि ज़्यादा मेडिटेशन, ज़्यादा परमात्मा से शक्ति लेना, अपने अंदर वो शक्ति भरना। जितना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा, उतना देना इजी हो जाएगा। उन आत्माओं को, उन पर्सनैलिटीज़ को दुआएं चाहिए आपसे। वो जो घर में रहते हैं, उनका कर्जा उतारना है। उन पर्सनैलिटीज़ को आपसे ज़्यादा उम्मीद है, तो ज़्यादा उम्मीद है तो ज़्यादा देना पड़ेगा। हमें लगता है कि उनकी देखो मेंटलिटी कैसी है, वो किस तरह से बोलते हैं, वो कैसा बिहेव करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें जब वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो उनके पास अब मांग रहे हैं, उनके पास कमी है, आपको देनी है। जेल में भी प्रिजनर के साथ इस तरह का बिहेव किया जाता है कि जैसे जैसे उसका बिहेवियर अच्छा हो जाता है, उसकी सजाएं कम हो जाती है। उसको 20 साल की उम्र कैद मिली हुई है, 20-21 साल की, लेकिन उसका अच्छा बिहेवियर, उसकी अच्छा करेक्टर अपने आप उसकी पनिशमेंट को कम कर देता है। अब आप सोचिए, आज के ज़माने में भी अच्छा करेक्टर, अच्छी पर्सनैलिटी कितना मीनिंग रखती है। आपने कुछ भी किया था, आप कैसे भी थे, लेकिन फिर भी आज वर्तमान आपका अच्छा बिहेवियर, अच्छा करेक्टर, अच्छी पर्सनैलिटी आपकी पनिशमेंट को कम कर रही है। ऐसे ही जो घर में बैठे हैं, उनके वो रिश्तेदार, चाहे मदर इन लॉ, चाहे हस्बैंड, जो टॉन्टिंग करते हैं, इंसल्ट करते हैं, मेंटली हर्ट करते हैं, उस जेल में आपकी पनिशमेंट है उनको लगातार रिस्पेक्ट देना, प्यार देना। आपका अच्छा बिहेवियर आपकी इस पनिशमेंट को कम करेगा। धीरे धीरे अपने आप वो रियलाइज़ करेंगी, क्योंकि हर ह्यूमन सोल में रियलाइज़ करने की शक्ति है। चाहे कितना भी खूंखार क्रिमिनल हो, आतंकवादी हो, लेकिन फिर भी उसको किसी ना किसी से प्यार चाहिए। कोई कितना भी बेईमान हो, कितना भी डिसऑनेस्ट हो, लेकिन उसे अपनी डिसऑनेस्टी में, अपने घोटाले में, स्कैम में मदद करने वाले बंदे, मदद करने वाले लोग पूरे ईमानदार चाहिए, पूरे वफादार होने चाहिए। कितना भी करेक्टरलेस आदमी हो, चाहेगा मेरी बीवी बहुत वफादार होनी चाहिए मेरे साथ। अब आप सोचिए, ऐसे हर व्यक्ति को जिनके पास वैल्यूज़ की, गुणों की कमी है, उनको भी दूसरे व्यक्ति से वैल्यूज़ और गुणों की उम्मीद है। वो उनकी प्रशंसा करते हैं, जिनमें वो गुण है, जिनमें वो शक्तियाँ हैं, उनकी वो प्रेज़ करते हैं। इट मीन्स कि उनको वैल्यू है वैल्यूज़ की। हमें सिर्फ ये करना है कि अपने इन वैल्यूज़ को अपनी कमाई की तरह बढ़ाना है। हम ये बातें नहीं करेंगे कि मानसिक विकृतियाँ इतनी है समाज में, या समाज में बुराइयाँ इतनी फैली हुई हैं। मुझसे आप बेटर जानते हैं। आप एक बड़े शहर में रहते हैं, वहाँ की बड़ी बड़ी घटनाएं सुनते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं।
टेंशन से क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, उनके फिजिकल मेंटल हेल्थ पर क्या असर आ रहा है, आप और भी ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। और कितनी सारी चीज़ों के तो आप खुद एक्सपीरियंस्ड हैं कि जब जब टेंशन हुआ और आपको क्या क्या फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम आई। लेकिन अब जो हम बात करना चाह रहे हैं वो केवल रेमेडी, समाधान, वही हमको ढूंढना है, वही देखना है। तो उसकी पहली रेमेडी, पहला समाधान है कि अपनी अच्छी स्थिति, अपनी पर्सनैलिटी, अपने करेक्टर में वैल्यूज एंड पावर्स की इनकम जनरेट करें। हमें लोगों का चुकाना बहुत है ना, किसी को प्यार देना है, प्रशंसा देनी है, सुख देना है, आपसे वो शांति की उम्मीद रखते हैं, आपने ये सब उनका चुकाना है, चुकता करना है। तो चुकता करने के लिए आपकी इनकम वैसे ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो इनकम बढ़ाने का तरीका है परमात्मा से दोस्ती करना, उनसे वो लेना। और जो आप लेने की बात सोच रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि उससे लेना है, उस लेना को कहते हैं भगवान की संपत्ति जो लेनी है, जिसको सिंपल भाषा में यहाँ पंजाब में बोलते हैं विरसा। विरसा या विरासत में जो चीज़ मिलती है, तो भगवान का विरसा या वर्षा या विरासत क्या है, उससे जो हमें प्रॉपर्टी मिलने वाली है, व्हाट इज दैट, क्या है भगवान के पास जो वो हमें देगा प्रॉपर्टी में, विरासत में, हेरिटेंस में देगा। वो है भगवान के अपने गुण, परमात्मा पिता की अपनी शक्तियाँ। जिस किसी में थोड़ी भी ज़्यादा दिखाई दे जाती है ना, हमसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, उसमें ईमानदारी, उसमें सहनशीलता, उसमें सुख देने की भावना, आज भी कहते हैं कि आप तो देवता हैं जी, आप बहुत अच्छे हैं। किसी में कोई एक दो गुण भी ज़्यादा दिखाई दे जाए तो इट मीन्स कि हमें पता है कि गुणवान हम उसे, गुणवान या देवता हम उसे कह रहे हैं जो मुझे मेरे से बेटर दिखाई दे रहा है। आज भी हम स्वर्ग उस घर को कहते हैं जिस घर में एक धीरे से आवाज़ लगाता है, दूसरा प्यार से रिस्पॉन्ड करता है, वो शांति से बात करते हैं, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ घर में सभी की रिस्पेक्ट है, छोटे बच्चे की भी, माँ की भी, बहन की भी, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही है। और एक दूसरे से बिहेव करते समय वो उनकी डिग्निटी का ध्यान रखते हैं, उस घर को हम स्वर्ग कहते हैं। हम स्वर्ग उसे नहीं कहते जिस घर में बहुत बड़े बड़े सोने हीरे के फ्लावर वाज रखे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन की चीज़ें हैं, बहुत कीमती महंगे सोफ़ा सेट, कीमती बहुत महंगी कारें, उसको हम स्वर्ग नहीं कह रहे हैं। स्वर्ग उसको कह रहे हैं जहाँ गुण है, जहाँ प्यार है, जहाँ रिस्पेक्ट है, उसी को हम स्वर्ग कह रहे हैं, चाहे घर में ये चीज़ें हो या ना हो। तो इट मीन्स कि हमें जो मेहनत करनी है वो पहली चीज़ है परमात्मा से दोस्ती करके उससे जो मिलने वाली विरासत है उस पर ध्यान देना, वो मुझे खुद में इनकलकेट करनी है। और इसके साथ साथ हम ये दूसरी चीज़ समझ जाएं कि इस दुनिया में हम जितने भी एक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, वो सभी के सभी एक्टर्स एक्चुअल में एक्टर ही है, वो एक्टिंग ही कर रहे हैं। एक्टिंग को ठीक करने वाले को हम अच्छा एक्टर कहते हैं। तो अपनी एक्टिंग की तरफ ध्यान दे जरा, क्या मैं ऐसा रोल प्ले कर रही हूँ जो सुनकर, देखकर सभी कहें हियर हियर, है ना, और उसको सुनकर, देखकर लोग कहें कि इसी एक्टर की हमें ज़रूरत है और इनकी इसी एक्टिंग को देखकर हम खुश हुए हैं। ऐसा कोई कहे इस तरह की एक्टिंग मैं कर रही हूँ,
हम दूसरे से उम्मीद रखते हैं कि वो अपना रोल बहुत अच्छा प्ले करे, दी बेस्ट। मैं अपना रोल कैसा प्ले कर रही हूँ, मुझे ये भी देखने की ज़रूरत है। दूसरा अपना रोल कैसा प्ले करे, हमें इसकी टेंशन ज़्यादा रहती है। दुनिया में कोई कितने और कैसे भी रोल प्ले कर रहे हैं, हम उनकी चर्चा करते रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी इसके लिए मना करती है। स्पिरिट मीन्स पहले आप अंदर की तरफ जाएं। बाहर जाने से एक्सीडेंट्स होने का खतरा ज़्यादा है। एक बार एक समुंदर में बहुत भयंकर तूफान उठा। उस साइक्लोन में इतने लोग उसकी चपेट में आ गए। कारण ये कि बहुत से जहाज वहाँ खड़े थे, लगभग 100 के करीब जहाज थे। और जैसे ही पता लगा कि समुंदर में तूफान उठा है, तो उस साइक्लोन में उसकी चपेट में आने से बचने के लिए सब के सब ने बहुत तेजी से किनारे की तरफ अपने जहाज को भगाना शुरू कर दिया। उसी तरफ वो उसको दे रहे थे, रेस दे रहे थे, दौड़ा रहे थे। उसमें से एक जहाज का कैप्टन, वो बिल्कुल उसने विपरीत दिशा में जहाज को मोड़ लिया। जहां से साइक्लोन उठ रहा था उस दिशा में चल पड़ा। अब वो उसी दिशा में बढ़ता रहा। सुबह जबकि समाचार आए कि 100 से ज़्यादा जहाज बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, चाहे वो मालवाहक जहाज थे, चाहे वो पैसेंजर्स वाले थे। बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स उसमें ख़त्म हो गए हैं, ज़ख्मी हो गए हैं, लेकिन एक जहाज पूरी तरह सुरक्षित बच गया। जहाज ख़त्म हो गए थे बाकी सब, और वो एक जहाज एकदम सुरक्षित बच गया। तो उनका इंटरव्यू लिया गया। सुबह उनके कैप्टन से पूछा गया कि ऐसा कैसे हुआ कि आप भी सभी के साथ ही थे और सभी जहाज बुरी तरह टूट फूट गए हैं और बहुत ज़्यादा उनमें हानि हुई है, आपका समुद्री जहाज ये कैसे बच गया। उसने बताया कि जब हम इसकी नेवी की ट्रेनिंग ले रहे थे, उस समय ये स्थिति थी कि हमें ये बात सिखाई गई थी कि जब भी स्टॉर्म उठता है तो जहाँ से वो तूफान उठता है वहाँ उसका प्रवेग बहुत कम होता है, और इसीलिए अगर हम उसी तरफ चल सके और उस एरिया में सेफ जोन में पहुँच जाएं तो नुकसान नहीं होगा। तो जहाँ से उठा है तो उस एरिया में नीचे बहुत शांति होगी, वहाँ से समुंदर शांत होगा। मुझे वो उस समय ट्रेनिंग के समय की ली हुई ट्रेनिंग का वो समय, वो लेसन याद आ गया, और मैं उसे आई ऑफ द स्टॉर्म, जहाँ से वो तूफान उठा, उस आई ऑफ द स्टॉर्म की तरफ मैं ले चला जहाज को, क्योंकि बाहर की तरफ भागता तो भी मरना ही था, क्षतिग्रस्त होना ही था। और वहाँ एक नया प्रयोग करके देखा कि दोनों तरफ ही मरना है, तो क्यों ना कुछ नया करके देखा जाए। और ये प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा, कोई नुकसान नहीं हुआ, सबके सब सुरक्षित रहे, ये फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए आई ऑफ द स्टॉर्म कहाँ है ये चेक करना पड़ेगा। जितने विकार हैं, विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, टेंशन है, कुछ भी गलत करने का थॉट आता है, वो यहीं से आता है। आपके माइंड से वो थॉट, वो संकल्प उपजा, पैदा हुआ। तो उस आई ऑफ द स्टॉर्म की तरफ ध्यान देने का मतलब है वापस वहीं जाएं, उन्हीं संकल्पों की तरफ ध्यान दें। थॉट्स की एनर्जी बहुत बड़ी एनर्जी है। अपने थॉट्स को देखना शुरू कर दें, वहीं से उसको ठीक करना है। हम हर अच्छा काम करने में थोड़ा सा डिले करते हैं, हिचकिचाते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हाँ कभी तो ध्यान रखेंगे,
कभी तो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज और अभी करना है। प्रॉब्लम अभी है, उसका समाधान भी अभी करना है। प्रॉब्लम आज आई है और इसका हम कल समाधान करेंगे या कुछ दिन बाद करेंगे या दोबारा इससे बड़ी कोई समस्या आएगी तब करेंगे, ये सोचना ही गलत है। हम सोच लेते हैं, हमने प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को इस तरह क्लासिफाई किया हुआ है कि घर में आपके बहुत सारी चींटियां निकल आई कहीं से, लंबी लाइन चींटियों की लगी हुई है, उसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ नहीं कहते, है ना। देख लेंगे बाजार से डीडीटी या कोई दवाई लाएंगे, वो यहाँ डाल देंगे तो चली जाएंगी, थोड़ी देर में अपने आप हट जाएंगी, उसका कोई ध्यान नहीं देते। उसकी बजाय अब आप देखिए कि उसकी बजाय बड़े बड़े कॉकरोच उस घर में, कमरे में आ गए हैं, तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी ध्यान देंगे। अच्छा, अगर चूहे आ गए हों 2-3 उस घर में, तो थोड़ा और जल्दी इलाज करेंगे ना, उनके लिए दवाई लेकर आएंगे, सोचेंगे कोई दवाई, कोई पिंजरा, कोई ऐसी चीज़ लाएं, शाम को ज़रूर ले आना भाई, घर में चूहा घुसा हुआ है, इधर उधर कोई चीज़ें खराब ना कर दे, दोपहर तक, शाम तक पिंजरा ज़रूर ले आना, ऐसा सोचेंगे। और अगर उसी घर में बड़ा सा कोबरा सांप आ जाए तो अभी इसी वक्त उसका इलाज करेंगे, अभी समाधान चाहिए, अभी निकालना है उसको। क्योंकि हमें लगता है जो भी समस्या आई है, कौन कितनी मारक है, कितनी घातक है, कितना ज़्यादा नुकसान कर सकती है, हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। चींटियों का इलाज देर में करेंगे, लेकिन बड़े कोबरा सांप का समाधान अभी करेंगे, क्योंकि अब हमें लगा समस्या बहुत बड़ी आ गई है। आप सोचिए, छोटे से ही तो बड़ी होती है समस्या, इसीलिए उसको आज ही ठीक समझने की और ठीक करने की ज़रूरत है। चाहे वो चींटी जैसी समस्या है, उसमें भी हम राइट थिंकिंग को महत्व दें, हम सोचना ठीक कर लें, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप 20 साल पहले जैसे सोचते थे, आज भी वैसा ही सोचते हैं, तो हम वही करेंगे जो 20 वर्ष पहले किया करते थे, और फिर उसका वही रिजल्ट निकलेगा जो 20 वर्ष पहले निकला करता था। अगर हम रिजल्ट चेंज करना चाहते हैं, हम रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, बेटर चाहते हैं, तो हमें रूट क्या है, सोचना ही ठीक करना पड़ेगा। 20 साल पहले की तरह सोचते रहें और रिजल्ट हम नया, लेटेस्ट, अच्छा चाहें, ये पॉसिबल नहीं है। हमें सोचने की धारा ही बदलनी है, इस पर अटेंशन देना है। अब इसको ठीक कैसे करना है, हम समस्या को सांप जैसी ना बनने दें। उसके लिए हमें जो चेंज करना है, अब आ जाएं अपने अंदर की तरफ। बाहर का लेवल है, दैट इज सुपरफिशियल लेवल, बिहेवियर लेवल। सिर्फ उससे परिवर्तन करने से परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी चीज़ें तो हम एटिकेट्स, मैनर्स, इनमें भी सीख जाते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा कि किसी को भी अच्छी तालीम दे के, अच्छा हुनर सिखा के उसे चेंज किया जा सकता है। तुम हिंदू लोग ऐसी बातें क्यों बोलते हो कि जी ये इसका गहरा संस्कार है, ये चेंज नहीं होगा, ये इसकी आदतें हैं, ये मुश्किल ही बदलेंगी, किसी को भी अच्छी तालीम दे के बदला जा सकता है। तो बीरबल ने फिर कहा कि ये जो अंदर की आदतें हैं, संस्कार हैं, ये आत्मा में रिकॉर्ड हो जाती हैं, और आत्मा शरीर बदलती है। रूह जो है वो शरीर को बदल के वो रूह दूसरे शरीर में जाएगी, इस शरीर को छोड़ देगी, तो फिर वही जाके कुछ टाइम बाद वही संस्कार, वही पर्सनैलिटी, वही हैबिट्स इमर्ज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसीलिए देखिए, आपके 2-3 बच्चे हैं, एक का साइंस में इंटरेस्ट है, एक का आर्ट्स में इंटरेस्ट है, एक का घरेलू काम काज करने में इंटरेस्ट है,
तो वो इसी तरह के ही हैं। एक ही व्यक्ति में अलग अलग संस्कार अलग अलग टाइम पर इमर्ज होते हैं और एक ही घर में दो बच्चे भी अलग अलग आदतों के होते हैं। बादशाह अकबर ने कहा नहीं, मैं ये बात नहीं मानता हूँ, हम इसको देखेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आत्मा या रूह जो है शरीर बदलती है या अगले जन्म में जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 7 दिन 1 हफ्ते का टाइम बादशाह अकबर ने लिया कि मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाऊंगा। उसने कहा ठीक है। अब ये बात सिद्ध करने के लिए 1 हफ्ते तक बादशाह अकबर ने कुछ स्पेशल मेहनत की, मशक्क़त की। 1 वीक के बाद उन्होंने बीरबल को बुलाया डिनर पर, और डिनर पर बुलाकर उन्होंने क्या किया कि बहुत सुंदर तख्त या दस्तरखान सजा हुआ था, दोनों के लिए भोजन परोसा गया। दास दासियां खड़े थे जो कि खाना खिलाने में और उसमें वो जो सेवा में थे। तो बादशाह अकबर ने सब मशालें कंदीलें वो बुझा दी और ताली बजाई। जैसे ही 3 बार ताली बजाई तो 6 बिल्लियां दौड़ कर आई, और वो 6 बिल्लियां नीचे अपने पांव टांगे मोड़ कर एकदम ऐसे सीधा बैठ गई। उस तख्त के 2 इस तरफ, 2 सामने की तरफ, 2 इस तरफ, और एक तरफ अकबर और बीरबल दोनों बैठे थे। तो वो 6 बिल्लियां इतनी स्टिल बैठ गई कि तभी क्या हुआ कि दोबारा ताली बजाई और उन 6 बिल्लियों के सिर पर, जो कि ऐसे सीधा बैठी थी, उनके सिर पर तेल से भरे हुए जलते हुए दीपक रख दिए गए। वो छोटे छोटे दीपक उनके सिर पर रखे गए, वो एकदम स्थिर बैठी रही, ना दीपक हिले ना तेल छलका, एकदम स्थिर बैठी रही बिल्लियाँ। अब ऐसा वो कुछ कर रहे थे तो बीरबल बड़े ध्यान से उनको देख रहे थे। दोनों खाना खाने लगे। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि महाराज कमाल किया आपने, ये तो गजब की ट्रेनिंग आपने इनको दी है, ये कब तक ऐसे बैठी रहेंगी? बादशाह अकबर ने बहुत खुशी से कहा जब तक हम खाना खाएंगे वो यहीं बैठी रहेंगे। अच्छा, अब ये बात जब वो सुन रहे थे तब उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, ये कितने दिनों के लिए आपने इनको ट्रेनिंग दी है? कहीं आज ही करेंगी बस, ऐसा तो नहीं? कहते नहीं, रोज हम इकट्ठे खाना खाएं तो रोज ये बिल्लियां ऐसे ही बैठेंगी। तो बीरबल ने कहा, बहुत चतुर थे, समझदार थे वो, उन्होंने कहा कि जहाँपना, मुझे आप कल फिर ये दिखाइएगा, कल फिर ऐसा ही दिखाइएगा कि ये बिल्लियां क्या कल भी ऐसे ही बैठेंगी? कहते हाँ, ये तो रोज बैठेंगी, प्रतिदिन, डेली। ठीक है। अगले दिन डिनर पर फिर बीरबल पधारे, फिर से ताली बजी, फिर से 6 बिल्लियां आई और फिर से उनके सिर पर जलते हुए दीपक रख दिए गए। दोनों डिनर करने लगे, कैंडल लाइट डिनर। बहुत प्यार से खाना खाते खाते बीरबल ने अपना जो कुर्ता पहना हुआ था उस सुंदर कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक सफ़ेद सा रुमाल निकाला और वो रुमाल नीचे फेंक दिया। जैसे ही उसने वो रुमाल नीचे फेंका, बिल्लियाँ इधर उधर भागी, झपटी, तेल गिर गया, दीवे बुझ गए, उतने सुंदर गलीचे पर्दे, उन पर तेल छलक गया। बहुत बहुत गुस्सा आया बादशाह अकबर को, एकदम अंधेरा हो गया। ये क्या गुस्ताखी है बीरबल, जरूर तुमने कुछ किया है। बीरबल हाथ जोड़कर बैठ गए। उनका जहाँपना, आपने तो कहा था कि जब तक हम खाना खाएंगे ये बिल्लियां ऐसे ही स्थिर बैठी रहेंगी, फिर ये हिली क्यों, हलचल में क्यों आई, ये क्यों हिली? तुमने कुछ किया होगा। कहते नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। कुछ तो किया है तुमने। कहते मैंने तो बस अपनी जेब में हाथ डाला और एक चूहा निकाल कर बाहर फेंक दिया, बस, और कुछ नहीं किया। अब आप सोचिए कि चूहे को देखते ही
चूहे को देखते ही बिल्लियां बहुत तेजी से उस पर झपटी, दौड़ी और ये सब किया। तो हुआ ऐसा, अब उस चूहे को देखते ही जो बिल्लियां झपटी और भागी और दौड़ी, तो इसका मतलब देयर इज नो परमानेंट चेंज। जहां अपना आपने इनको अच्छी ट्रेनिंग देकर, अच्छी तालीम देकर, इल्म देकर आपने इनको बहुत अच्छा सिखा दिया, यानी मैनर्स, एटिकेट्स ये तो अच्छा सिखा दिए कि जब तक हम खाना खाएं तब तक वो स्थिर बैठी रहें, लेकिन सामने चूहा आ जाए तो भी स्थिर बैठी रहें, ये आप नहीं सिखा सके। बिल्लियों की जो इंस्टिंक्ट है उसको आप चेंज नहीं कर सके। ये कैसे होगा फिर? क्योंकि बाहर से हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, बहुत अच्छे मैनर्स, एटिकेट्स, अच्छे स्कूल में, बहुत महंगे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स करवाते हैं, लेकिन जो उनमें इंटरनल चेंज होगा वो बिहेवियर लेवल का नहीं, वो उससे ऊपर के लेवल का चाहिए, दैट इज इंटेलेक्चुअल लेवल। वो भी स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, कोर्सेज में ट्रेनिंग दी जा सकती है। इंटेलेक्चुअल लेवल का भी चेंज आ जाता है। उससे भी ऊपर चाहिए इमोशनल लेवल का चेंज। इमोशनल लेवल क्या है? जो बात दिल को लग जाए, मुझे बदलना ही है, मुझे गुस्सा छोड़ना ही है, ये फीलिंग में आना, मूड ऑफ होना, परेशान होना, फिर उससे दुखी होकर फिर बाहर के कुछ गलत कर्म, ड्रग्स लेना, शराब पीना, अल्कोहल लेना, लोगों से बाहर ऐसों से दोस्ती करना जिनसे बस थोड़ी सी इच्छाएं पूरी हो जाए, ऐसे ऐसी कंपनी में रहना, तो ये वो हैं जिसमें हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं, तभी उधर की तरफ फिसलते हैं। तो इमोशनल चेंज होना उससे ऊपर की निशानी है। लेकिन कॉन्शियस लेवल में चेंज होना, चेतना तंत्र में परिवर्तन आना, इसके लिए जो मेहनत चाहिए वो मेहनत हमें खुद को खुद पर करनी है। जिस दिन बिल्लियां ये सोच लेंगी कि हमें चूहे को नहीं देखना है, ना खाना है, या चूहे को देखकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस दिन उसमें चेंज आना शुरू होगा। दूसरों के सिखाने से नहीं, ये खुद के अंदर से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की आवाज आती है। मुझे बदलना है, मुझे सीखना है, मुझे नया कुछ करना है, मुझे पुरानी हैबिट्स, ट्रेड्स ये सब छोड़ने हैं। जिन आदतों का मैं शिकार हूँ, थोड़ा सा बोर होते हैं, टीवी ऑन किया, कुछ भी देखते रहते हैं, मोबाइल लेकर बैठे बच्चे कुछ भी देखते रहते हैं, कुछ भी गेम खेलते रहते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हम लगातार कर रहे हैं, ये वो बाहर की चीज़ें हैं जो बहुत सुपरफिशियल इफेक्ट डालती हैं। करना क्या है? इंटरनल चेंज। इंटरनल चेंज के लिए मुझे अपने अंदर परिवर्तन के लिए, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पीक लेवल से चेंज होना चाहिए, कॉन्शियस लेवल से। चेतना तंत्र में परिवर्तन आगा, उससे नीचे इमोशनल लेवल में, फिर उससे नीचे इंटेलेक्चुअल लेवल में, उससे नीचे बिहेवियर लेवल में ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। तो चेतना तंत्र में परिवर्तन विदाउट स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकता। सो प्लीज कम एंड लर्न मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है? हमें आई ऑफ द स्टॉर्म, अंदर की तरफ ले जाता है। बहुत बाहर समाचार सुन रहे हैं, वायरस के कारण ये नुकसान हुआ, वहाँ ये नुकसान, वहाँ ये क्राइम, इतने लोग चले गए, इतने लोग बीमार हो गए, कितने लोग इन्फेक्टेड हो गए, इतना ज़्यादा बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन जो इस माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा गार्बेज भर रहा है। वेयर इज़ द रेमेडी? समाधान क्या है? आप जितने स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं, आप दूसरे को पावरफुल बनाएंगे। आप कमज़ोर हैं,
तो आप कमज़ोरी की बातें ही फैलाएंगे। सो अपने आप के पास बैठना मीन्स खुद को देखना, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ ख़त्म हो रही है वो ढूंढना है। दिस इज सेल्फ डिस्कवरी। मेडिटेशन में ये इजी हो जाएगा। तो हम 5-7 मिनट इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे, रेगुलर भी ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको पता भी है, आप ढूंढ भी सकते हैं ना। इंटरनेट पर यूट्यूब में सर्च करते हैं, बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक, अच्छा वातावरण, अच्छी कमेंट्रीज, जिससे मुझे क्या सोचना है ये भी गाइडेंस मिलती है। इस तरह का बहुत सारा सामान, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। यहाँ ब्रह्मा कुमारीज के भी बहुत सारे लिटरेचर ये भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो उस मेडिटेशन के लिए सिर्फ बैठकर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सिर्फ थोड़ा सा देख लिया, सुन लिया, आगे कर दिया, फिर थोड़ा देख लिया, फिर आगे कर दिया, ये नहीं। हमें टिक कर बैठना है। अभी भी थोड़ी देर आप ये अभ्यास करके देखें, आप खुद महसूस करेंगे आप में वो स्थिरता है, स्टिलनेस है, वो जो काम करेगी। तो अभी जो जैसे भी देख रहे हैं, इसे सुन रहे हैं, थोड़ा सीधा होकर बैठ जाएं। मोबाइल फ़ोन अपने से दूर कर दें थोड़ा सा, ताकि आप सिर्फ सुन सकें, इसमें देखने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुन सकें, इतनी दूरी पर रखें, कहीं और ध्यान नहीं देना है। और एकदम सीधे होकर ये फील करें कि आपके मस्तक रूपी कमरे में बहुत गहरी शांति है। महसूस करें आप एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की टॉप की मंजिल, नीचे ग्राउंड से बहुत दूर, लगभग 28वीं मंजिल पर एक सुंदर साफ कमरे में आप अकेले बैठे हैं। और उस कमरे में खुली खिड़की से आप नीचे शहर का सारा नज़ारा देख रहे हैं। इजी चेयर पर बैठे हैं, अपने चारों तरफ साइलेंस के वाइब्रेशन फील करें। उस सुंदर साफ कमरे में आप बिल्कुल अकेले हैं। फील द साइलेंस सराउंडिंग यू। यहाँ से जब आप नीचे देखते हैं, कितनी भीड़ है नीचे शहर में, सड़कों पर कितना शोर है नीचे शहर में, व्हीकल्स का शोर, लोगों का शोर। सोचिए वह शोर आपके कमरे तक नहीं आ रहा है, वह भीड़ आपके कमरे में नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं। महसूस करें
इसी तरह शरीर की बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर, ऊपरी मंजिल मस्तक में आप आत्मा विराजमान है। मस्तक के कमरे के पास खुली खिड़की, आँखों से आप देख रहे हैं सारी दुनिया को, लोगों को। जो कुछ भी आप देखते हैं दुनिया में, बाहर फील करें, चाहे कितना भी कोलाहल, शोर, भीड़ है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आपके मस्तक रूपी कमरे में बहुत गहरी शांति है। इन खिड़कियों के पीछे मस्तक में बहुत सन्नाटा है। आपके चारों तरफ भी इतना ही सन्नाटा है। Feel the silence surrounding you. Feel the silence surrounding you. Say yourself, nothing can disturb me. No one can disturb me. I am peaceful soul. मैं शांत आत्मा हूँ, क्योंकि शांति के सागर की संतान हूँ। आप महसूस करें, आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आप बहुत स्टेबल हैं। ओम शांति। इसी प्रकार की स्टेबिलिटी का अभ्यास आप दिन में कई बार कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। सदा खुश रहना, सब समस्याओं से, टेंशन से, इधर उधर से आई हुई टेम्परेरी सर्कमस्टांसेस से परेशान ना होकर, डिस्टर्ब ना होकर, हर हाल में स्टेबल रह सकें। दिस इज़ इन योर कंट्रोल। आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल बढ़ता जाएगा तो बाकी सब चीज़ें आपको छोटी लगने लग जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।